आ आना सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने कहीं तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से आजा ज़मीं पे और मिल जा यहीं पे मिल जा कहीं समय से परे तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। इस वक्त मेरे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं उनजिल फीको और ये रहते हैं डनी पावा अनंतनाग में और कश्मीरी मौसीकी के साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका शौक़ कब से था, ये क्या बचपन से ही शौक़ था, उस्ताद कौन रहे हैं, घर वालों की तरफ से क्या कुछ सपोर्ट मिला है, क्यों कब से आप इस मौसीकी के साथ जुड़े हो? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन ऑल व्यूअर्स। सो 3.5 साल की उम्र से मैं म्यूज़िक में हूँ, मतलब सीख रहे अपने फादर से। घर में इस माहौल था म्यूज़िक का, तभी मतलब एक सराउंड बना बचपन से ही, शुरू से ही अब तक, मतलब घर में ही ऐसा माहौल था 3.5 साल की उम्र से ही। अगर स्कूलिंग की हम बात करें तो स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? क्या स्कूलिंग से ही आपका शौक़ था? क्या उस्ताद कौन रहे हैं या खुद जो है शौक़ क्रिएट हुआ है? बेसिकली क्या है कि मेरे जो गुरु रहे वो मेरे फादर ही रहे, और फिर भी मैंने पंडित अजय चक्रवर्ती जी से कोलकाता से सीखा है। क्लासिकली तालीम मैंने ली है, मतलब प्रॉपर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। सो जो भी कश्मीरी सॉन्ग्स में गाता हूँ वो अपने ही कंपोजिशंस में गाता हूँ। खुद ही हम कंपोजिशन बनाते हैं यहीं पे स्टूडियो में ही, कभी गुनगुना लेते तो कंपोजिशन बन जाती है कश्मीरी में लिरिक्स। सो फिर हम वही करते हैं। ज़रा थोड़ा जो हमारे व्यूअर्स है वो सुनना चाहेंगे आपके कुछ लिरिक्स। जी। सो ये मैंने खुद कंपोज किया है सॉन्ग ओरिजिनली, अभी इसकी पब्लिसिटी भी नहीं हुई है, तो अभी मैं आपको यही सुनाता हूँ। बेवफा यारो तबाहब कुरथस चोनी छुम्मा बेवफा यारो तबाहब कुरथस चोनी छुम्मा वाद हाच कर थी द्राव से वफादार चोनी छुम्मा मैं ओसुम क्या खता सजा में दुत थम दोख कर थी क्या जिगो मैं ओसुम क्या खता सजा में दुत थम दोख कर थी क्या जिगो वफा में कुरमई रोधुई न चैया चोनी छुम्मा बेवफा यारो तबाहब कुरथस चोनी छुम्मा चोनी छुम्मा। थैंक यू सो मच। बहुत खूब। तो आपसे हम जानना चाहेंगे जब आप ये लिरिक्स लिखते हो किस टाइम आपको लगता है कि कंफर्टेबल इंसान होता है इन लिरिक्स को लिखने में?
कंफर्टेबल इंसान आई थिंक इम्प्रॉम्प्ट वे होता है, मतलब जब हम बेसिक टाइम डिसाइड कर रहे हैं तब आई थिंक नहीं जमता कुछ, जब इम्प्रॉम्प्ट होते हैं मतलब रैंडमली, जब तभी रैंडमली आता है सब कुछ, कंपोजिशन भी, लिरिक्स भी, सब मतलब रैंडमली, जब हम मतलब हमने डिसाइड नहीं किया होता है कि हम अब कंपोजिशन करेंगे, अब लिरिक्स लिखेंगे, आई थिंक इम्प्रॉम्प्ट हुई। तो माहौल की अगर बात करें तो माहौल किस तरीके का होना चाहिए जब कोई सॉन्ग हमें लिखना है? जी, क्योंकि डिपेंड माहौल पे बहुत ज़रूरी है। मैं कश्मीरी सूफियान से हट के बात कर रहा हूँ, वो अलग, वो हमारे ताज सर का ताज है कश्मीरी सूफियान, उससे हट के मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। कश्मीरी फोक बिल्कुल सही है, सब अच्छा कर रहे हैं फोक कश्मीरी म्यूजिक में, बट लिरिक्स अगर हम आउटसाइड ऑफ कश्मीरी को हम अपने लिरिक्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, मम्मी ये दामे को हार्ट से, वो बोलेगी ये क्या है, मम्मी ये दामे को हार्ट से, मतलब इसको प्रॉब्लम है हार्ट में, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, क्या काम है इसमें, सॉन्ग बना दे, मम्मी ये दम को हार्ट से, वो तो मतलब वो बीमारी है, वो उसको हॉस्पिटल ले जाओ, आप क्या कर रहे हो, आप गाना बना रहे हो, उस पर डिस्को डांस कर रहे हो, अच्छ प्रस्मुत जीजू तो जीजी जानस यीतन तो मत यीतन, यम छा लिरिक्स, यम कोई मज लिरिक्स, मैं कश्मीरी में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारी इमेज बाहर गलत जाए, ये लिरिक्स है, ये लिरिक्स, अच्छ प्रस्मुत जीजी जानस तो यीतन तो मत यीतन। आप हमारे ओल्ड कश्मीरी पोइट सुनिए, उनमें इतना वेट है, एक एक लफ्ज़ में वेट है, बहुत वेट है। अगर बिल्कुल ये जानना चाहूँगा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स होती है, जिनका आपने जिक्र किया, ऐसे ऐसे जो लिरिक्स होते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें ज़्यादा जो है वायरल होती है। जी देखिए, शायद आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं खुल के बात करूँगा क्योंकि बिल्कुल खुल के मैं बात कर रहा हूँ। एक कलाकार तब कलाकार है जब वो दूसरे कलाकार को पसंद आए, मतलब एक आर्टिस्ट को जब पसंद आए, जब मुझे कोई सिंगर पसंद आएगा तब वो कलाकार है। एक आम इंसान का कुछ भी सुनेगा, उसको नॉलेज नहीं है संगीत की, इनका एग्जाम लीजिए, इनको पता है कि कौन सा बीट कितने बीट्स का है, कौन सा राग, कौन से राग में कितने स्वर लगते हैं, इनसे पूछे जो हाईलाइट में व्यूअर्स वायरल है। मैं फेम नहीं चाहता, मतलब या मेरे को जेलिसी किससे भी नहीं, मैं चाहता हूँ हमारे कश्मीर का म्यूज़िक बहुत आगे जाए, मुझे जेलेसी किसी से भी नहीं है, किसी से भी जेलेसी बिल्कुल भी नहीं है। प्रेजेंट में आप कश्मीर का जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है, जिसको हम फ्लोक म्यूजिक कहते हैं, कहाँ पे देखते हो? क्या वो एज वो डेथ बेड पे है या इम्प्रूव हो रहा है? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। जब हमें सिखाया जाता है, हमें बहुत ही बीट सिखाते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 बीट, एक ही बीट पे पूरी रात कश्मीरी मेहंदी रात सिंगर एक ही बीट पे गाएगा। व्हाट अबाउट सेकंड बीट, व्हाट अबाउट थर्ड बीट, क्या वो ताल बजे नहीं है क्या? एक ही बीट पे गाएगा, ऐसे ही बीट पे गाएगा वो पूरी रात। उसको बोलिए कि आपको ये बीट आती है, आपको ये राग आता है, क्या आपको इस बीट पे गाना आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। अभी तक अगर आपकी हम बात करें, किन स्टेज पे आपने परफॉर्म किया है? जी मैंने मल्टीपल स्टेज पे परफॉर्म किया है, बहुत ही स्टेज पे। कहाँ? और स्टूडियो रिकॉर्डिंग हमारा चलता रहता है। ठीक जी। बड़े स्टेज पे अभी तक परफॉर्म किया है, जैसे कि कश्मीर हो, जम्मू हो, या आउटसाइड जो है हमारे कंट्री में लोग जाते हैं अपने जो है शोज़ करने के लिए, आप किसी जगह पे गए? जी ऐसा तो मतलब कोई मौका नहीं मिला कभी भी, क्योंकि शायद मैं उस वे में नहीं गाता, उस कैटेगरी में नहीं गाता हूँ, कश्मीरी में बिल्कुल भी नहीं गाता हूँ उतना। जब मैं गाऊँगा अपनी कंपोजिशन गाऊँगा। अच्छा, घर बैठे गाऊँगा। अब आप कश्मीरी में ही सब गाते हो? नहीं, प्रॉपरली मैं अगर बात करें तो मैं ज़्यादा हिंदी गाता हूँ। अच्छा, कश्मीरी नहीं। हिंदी में कुछ जो व्यूअर्स है, क्योंकि आपको जम्मू से भी लोग देखेंगे, पूंछ राजौरी में देखेंगे, तो उनके लिए कुछ। जी। रात साहब का एक गीत सुनाऊंगा जब सबको पसंद आएगा। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें, और नींदों में सपने, कहीं तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से, आजा ज़मीं पे और मिल जा यहीं पे, मिल जा कहीं
समय से परे, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। डूड़ा है ज़मीन पे, छाना है फलक पे, सारे आसमां देखे। मिल जा कहीं समय से परे, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले। बड़ी प्यारी आवाज़ है आप, और अच्छा आप ये भी ये जो प्ले करते हो। तो आपसे जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट या फैमिली की तरफ से भी कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको इस चीज़ के लिए? फैमिली का 100% सपोर्ट है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि घर में बचपन से माहौल मिला है। मेरे फादर साहब भी इसी में थे। अच्छा। तो मतलब म्यूज़िक लवर्स, फैमिली में म्यूज़िक लवर्स ही थे सब कुछ, तो सपोर्ट अच्छा रहा है शुरू से। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो ये भी जानना चाहूँगा फ़िलहाल आपकी क्या अर्निंग है, कहाँ से ये चीज़ें आप रन कर रहे हो? क्योंकि आपको इंस्ट्रूमेंट लाने हैं, आपको जब एडिटिंग करनी होती है, बाकी चीज़ें होती है इसमें, तो कैसे चलता है ये? जी, यहाँ पे ज़्यादातर अगर हम बात करें तो जो मेरे जॉनरा है, म्यूज़िक के जॉनरा है, उसके अकॉर्डिंग कोई शोज़ यहाँ पे नहीं होते। अगर हो सकती है अर्निंग तो उसी जॉनरा में हो सकती है, वरना तो मेरी जो अर्निंग है वो स्टूडियो से होती है, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उसी से। मतलब ऑनलाइन अर्निंग उतनी है नहीं, क्योंकि यहाँ की इमेज ही वैसी बनी है। नहीं, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक के पास यूट्यूब पे चैनल होती है, फेसबुक पे, वहाँ से अर्निंग होती है। क्योंकि आज हम नए नए व्लॉगर्स देख रहे हैं, उसके साथ साथ नए नए सिंगर्स होते हैं जिनकी अपनी अपनी चैनल होती है। कोई सॉन्ग होता है, उसके बाद वो रिलीज़ करते हैं अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे। ऐसा कोई है आपके पास चैनल है कोई, या फेसबुक? यूट्यूब का चैनल मेरा मैं प्रमोट कर सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ, फीको रिकॉर्ड्स के नाम से हमारा चैनल है। और इंस्टाग्राम पर भी आई थिंक 10K प्लस फॉलोअर्स है मेरे। अच्छा। मतलब क्वालिटी अर्निंग नहीं होती है, थोड़ा बहुत हो जाती है। फिर एक दफ़ा हमारे व्यूअर्स को आप अपनी यूट्यूब चैनल का नाम बताएं, जिससे आपको जो लोग हैं जो देखेंगे वो सब्सक्राइब भी करेंगे। जब आप अपने जो गाने हैं, जो अपना म्यूज़िक वहाँ पे रखोगे यूट्यूब चैनल पे, वो लोग पसंद करेंगे, तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करें उनके लिए। थैंक यू सो मच। उनके लिए कौन सी चैनल है, क्या नाम है पूरा से? हाँ जी, उनजुल फीको के नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है, और फीको रिकॉर्ड्स के नाम से मेरा यूट्यूब का है। स्पेलिंग क्या आती है? PHEEKORECORDS। तो इस पे नए गाने अब आने वाले हैं। कब? अब आएंगे, अब कोशिश कर रहे हैं। 1-2 प्रोजेक्ट्स पे मतलब कंप्लीट काम हो चुका है, बट अब वीडियोस का काम देखना है, तो आएंगे इंशाल्लाह। जब हम सॉन्ग एक रिकॉर्ड करते हैं, एक्टिंग भी करनी पड़ती है, म्यूज़िक भी जो है रिकॉर्ड करना पड़ता है, कितना डिफ़िकल्ट रहता है एक कलाकार के लिए? एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि मैं शुरू से इंडिपेंडेंट रहा हूँ। तो अगर कोलैबोरेशन में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही हार्ड है। मतलब इसमें कितनी चैलेंजेस को फेस करनी पड़ती है? बहुत। ये काम भी खुद ही, मिक्सिंग भी खुद ही, वीडियो को भी मतलब देख लेना, मिक्सिंग का भी, रिकॉर्ड का भी, खुद ही इंस्ट्रूमेंट अरेंज करना, खुद ही म्यूज़िक अरेंज करना, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो एक सॉन्ग को बनाने में कितना टाइम लगता होगा फिर आपको, क्योंकि आप अकेले ये कर रहे हो? मैं आपको खुद का बता सकता हूँ। आई थिंक जो मैंने अभी कश्मीरी सॉन्ग वो कंपोज किया हुआ है, जो अभी बिल्कुल भी मार्केट में नहीं आया। बिल्कुल। आई होप सबको पसंद आए इससे आगे, कि आई थिंक लिरिक्स को 10-15 दिन लगे लिरिक्स को लिखने में। बिल्कुल। एक एक वर्ड को, मतलब एक एक वर्ड को जो छाना है, मतलब एक एक वर्ड। बिल्कुल। तो उसका बीट आई थिंक 1 मंथ
एक पूरा महीने रिकॉर्डिंग करके सब पूरा कुछ करके। अभी रिकॉर्ड करना बाकी है, अच्छा, record मतलब करना। कंप्लीट सॉन्ग कंपोजिशन। इसका मतलब है कि एक इंडिपेंडेंट कलाकार को 3 महीने 4 महीने लगते हो। बिल्कुल 5 महीने भी लग सकते, क्यों नहीं लग सकते। इंडिपेंडेंट बहुत मुश्किल रहना है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। शूटिंग के लिए कौन सा माहौल होना चाहिए खासकर आपके लिए, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट कलाकार हो? शूटिंग के लिए मतलब जहाँ पे आप शूट करते होंगे सॉन्ग, जहाँ पे रिकॉर्ड करते होंगे, या कमरे आप अंदर ही कमरे में रिकॉर्ड करते हो या जी जी आउटसाइड? जी मैं इंडिपेंडेंट मतलब एक बोल सकते हैं मुझे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हूँ मैं, अंडरग्राउंड अच्छा। आर्टिस्ट हूँ मैं। बट जो मेरी तालीम हुई है, एक हुई है खुद को सिखाना और दूसरे को सिखाने की भी तालीम मैंने हासिल की है। अच्छा। और मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ, कोशिश कर लेते हैं। ठीक तो ठीक। शूटिंग के लिए आई थिंक आउटसाइड यहाँ पे अच्छा है, अच्छा सब ठीक। कुछ तो आउटसाइड। बट आप करते हो आउटसाइड शूटिंग अपने जो गाने हैं उनके लिए? जी नहीं, अभी तक तो नहीं किया है, अच्छा, बट अभी तक। यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही घर में डाल के ऐसे किया है, शूट वूट करके। बेस्ट सिंगर कौन रहा है आपका आइडल जिसको हम कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे गुरुजी रहे, और मैं रफ़ी साहब को बचपन से सुनता आ रहा। अच्छा। रफ़ी साहब को मैंने बहुत फॉलो किया है, मतलब उनको सुन सुन के मैंने सीखा है। मतलब 50-60% मैंने उनको सुन सुन के सीखा, और 40% मेरा एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क है तो म्यूज़िक पे। बिल्कुल, अगर कश्मीर की हम बात करें, कश्मीर में ऐसा कोई सिंगर है जो आपका फेवरेट सिंगर हो सकता है, जिसको आप जिस के नक्श कदम कदम पे आप चलना चाहते हो? तो ऑनेस्टली अगर बताया जाए तो शुरू से मैंने बहुत डांट खाई है इस चीज़ को लेकर। सब बोलते मेरे दोस्त, मेरे फैमिली वाले कि आप कश्मीरी म्यूज़िक क्यों नहीं करते हो। तो मैंने जो चूज़ किया था पाथ, वो इंडियन का थे, बॉलीवुड का ही था, हिंदी लैंग्वेज का था शुरू से ही। सही। जब मैंने चूज़ किया कश्मीरी, फिर मैंने सोचा अब मैं कश्मीरी गाऊंगा। बट जब मैंने लिरिक्स सुने तो मैं बहुत ही हर्ट हुआ लिरिक्स से। फिर मैंने खुद ही लिरिक्स लिखे। अब मैं चाहता हूँ पब्लिक डिफ्रेंशिएट करे मेरे लिरिक्स और मम्मी धमको हार्ट से, उनको डिफ्रेंशिएट करे। अच्छा, ठीक ठीक। जीजू जाना शेष प्रस्मुत सही तंते माते, आप डिफ्रेंशिएट कीजिए अब मेरे लिरिक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे लो मानता हूँ अपने आप को, मतलब म्यूजिक में बहुत ही सबसे कम। नहीं, बट होगा कोई कश्मीर में जो आपका आइडल है? हाँ, फेवरेट सिंगर है कोई? फेवरेट इधर सिंगर बहुत सारे ऐसा हैं। कोई भी नहीं, ऑनेस्टली बताऊँ, कोई आपको भी कोई अच्छा नहीं लगता बिल्कुल है? भी नहीं, क्योंकि मैं भी इशफाक कावा को के वो गाने शाने जो बिल्कुल है। भी नहीं। मेरे तो मैं जानता भी नहीं, मतलब मैंने कश्मीरी सॉन्ग्स बिल्कुल भी नहीं सुने हैं। अच्छा, ठीक। बाहर है मेरे बहुत सारे फेवरेट सिंगर्स है। मैंने एक बेनिफिट है कश्मीरी, फिर वो एक्सेंट आ जाता है ना हिंदी लैंग्वेज में, उससे भी थोड़ा मैंने काम रखा है। सो नो वन। यानी पर्टिकुलर मैसेज यूथ को देना चाहते हैं जो इस शोबे के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मैं चाहता हूँ कि जो म्यूज़िक फील्ड में आना चाहते हैं या कर रहे हैं, म्यूज़िक पैशन से कर रहे हैं, पहले वो सीखे। मतलब ये बहुत ही हार्ड फील्ड है, ये कोई कोकुलर एक्टिविटी नहीं है, ये बहुत ही सबसे बड़ी विद्या है। संगीत बहुत सबसे बड़ी विद्या है। जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ मैं, वो नहीं जो फोक है, एक ही बीट पे सब कुछ गाओ। एक ही बीट पे सब कुछ नहीं होता। आपको मैं लास्ट में थोड़ा मैं बढ़ के बात कर रहा हूँ। हमें मैथमेटिक्स सिखाया जाता है स्कूल में, तो क्या हमें एक ही चैप्टर पे मतलब बोलते एक ही चैप्टर करो और बस बात ख़त्म, या हमें पूरा मैथमेटिक्स सिखाते हैं? तो कश्मीरी सिंगर यही कर रहा है, यही प्रॉब्लम आ रही है कि वो एक ही चैप्टर पिछले 20-25 साल से दोहराया आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। जो आप जो दे रहे लोगों को, उसको क्या हम कहते हैं? मैं प्रॉपरली गज़ल, ठुमरी, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, बंदिश, रागाज में करता हूँ, जो हम बोलते हैं इंडिया में लास्ट स्टेज ऑफ म्यूज़िक। मैंने पूरी तालीम इसी में ली है, मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में ही। अच्छा, ठीक। सो बिल्कुल कर बात करिए आप। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप पहले अच्छे से सीखिए, पूरा मतलब नॉलेज लीजिए। क्या करते हैं ना लोग, थोड़ा बहुत बजा लेते हैं, उनको लगता है कि हम बन गए अब सिंगर, बट नॉलेज होनी चाहिए। जब इंस्पेक्शन लगेगा उनको बोला जाएगा कि आपने ये गाया, क्या गाया। बिल्कुल, हर चीज़ की नॉलेज नॉलेज होनी चाहिए, आपने ये गाया, ये स्वर आपने कौन सा दिया, वो क्या करेगा वहाँ, ठीक ठीक ठीक। फंस जाएगा। अगर नॉलेज होगी तो वो बिल्कुल जस्टिस कर सकता है अपने वर्क को, अपने काम को। पहले पूरी नॉलेज आप गेन कीजिए और सीखे, अच्छे गुरु को ढूंढिए और किसी भी हेल्प से आप सीखे पहले अच्छे से, फिर आप म्यूज़िक में आए। सो थैंक यू सो मच, आपने अपने शो में बुलाया। बात करें तो म्यूजिक में सही गलत क्या होता है, ये चीज़ें? इसमें डेफिनेटली मतलब जो कॉमन मैन होता है, मतलब जो कॉमन पीपल होते हैं, वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि सही और गलत क्या है। इसमें भी 100% सही और गलत है। जैसे हम बोलते हैं ये सही है, ये गलत है,
तो मैं चाहता हूँ लोग सही म्यूज़िक सुने। सही म्यूजिक क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रेंडिंग में जो वीडियोस होते हैं या गाने होते हैं, तो सही और गलत, क्योंकि एक आम, मुझे जैसे मैं हूँ, मुझे समझ नहीं आएगा, मुझे आवाज़ अच्छी लगती है तो मैं वही सुनता हूँ। रिसेंटली बहुत ही कश्मीरी सॉन्ग्स हिट हुए थे, बिल्कुल 2 महीने तक वो चले। बिल्कुल। 2 महीने बाद किसी ने भी नहीं सुने। 2 महीने उसकी शेल लाइफ 2 महीने की थी। अच्छा ठीक आप बताइए, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, रफ़ी साहब और लता जी ने गाया, अभी भी लोग सुन रहे। सही। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग एंड। जो एक क्लासिकल जो है कलाकार जिसको हम कहते हैं, और कश्मीर घाटी से है और कश्मीर घाटी के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के रहने वाले हैं। हम भी मादबाना गुजारिश करते हैं हमारे व्यूअर्स को कि इन जैसे कलाकारों की सपोर्ट करनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट कलाकार है, खुद लिखना, जो हम जिसको हम लिरिक्स बोलते हैं, वो तैयार करना, उसके बाद म्यूज़िक तैयार करना, उसके बाद उसको गाना, उसके बाद जितनी भी इसमें प्रोसीजर्स होते हैं वो कंप्लीट करना, फिर आप तक जो है सॉन्ग्स पहुंचाते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं कि अच्छे म्यूज़िक और बुरे म्यूज़िक में क्या फ़र्क है। क्योंकि इनका कहना है कि जितने भी कश्मीर में इस वक्त ट्रेंडिंग में जो गाने होते हैं, न उनका सुर होता है, न उनका ताल होता है। कम से कम जो जिस तरह से हम पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है तालीम भी हासिल की है इस बारे में, वो बाहर से भी ली है, कलकत्ता से भी, और इनके घर में भी अच्छा खासा सपोर्ट फैमिली की तरफ से मिल रहा है। तो अब इनकी एक यूट्यूब चैनल है जिसका जिक्र उन्होंने किया है, लिंक भी हम जो है डिस्क्रिप्शन में उस यूट्यूब की रखेंगे। आप उस लिंक पे जो क्लिक करके इनको सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर जो हमारे कश्मीर घाटी के जो नौजवान हैं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि मैं राग हामिर पेश कर रहा हूँ। सा 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 नि दा बा मा बा दा बा गा मा रे सा नि रे सा 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 गा गा मा मा दा नि सा। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे। ओ दे ना दा दा नि दा दा रे धीम धीम दा ना 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 दा दा नि दा दा रे धीम धीम दा ना 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 दा नि दा दा रे धीम धीम दा ना 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 दा नि दा दा रे धीम। ओ दे ना ना दा ना दा 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 दा